दादागिरी का ढोल पीटने वाले अमेरिका की हेकड़ी अब हवा हो चुकी है। जिस प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम पर ट्रंप प्रशासन ने सीना तान कर पश्चिम एशिया में कदम रखा था, उसे 3 दिन के भीतर ही ठंडे बस्ते में डालना पड़ गया। इसे कहते हैं 9 दिन चले 2.5 ठोस, यानी बड़ी बड़ी बातें और नतीजा सिफर। अमेरिका ने सोचा था कि उसकी नौसेना को देखकर ईरान दुबक जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी, बल्कि उसके करीबी सहयोगी यूएई पर हमला करके ये साफ कर दिया कि अब वॉशिंगटन की धमकियों का दौर लद चुका है। ट्रंप का ये यू टर्न उनकी कूटनीतिक की जीत नहीं, बल्कि उनके खोखले दावों की पोल खोलता एक कड़वा सच है। तो दुनिया का चौधरी बनने का शौक रखने वाले अमेरिका की हालत आज खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई। प्रोजेक्ट फ्रीडम का गुब्बारा इतनी जल्दी फूस हो जाएगा, इसका अंदाजा शायद खुद व्हाइट हाउस को भी नहीं था। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने बातचीत के लिए ऑपरेशन रोका, लेकिन असलियत तो यह है कि समंदर में उनकी दाल गल नहीं रही। जब ईरान ने तेवर दिखाए और व्यापारिक जहाजों ने अमेरिका की सुरक्षा गारंटी को अंगूठा दिखा दिया, तब जाकर ट्रंप साहब को शांति और समझौते की याद आई। यह अमेरिका का पुराना पैतरा है, जब मैदान में घिरने लगे तो नैतिकता का चोला ओढ़ लो। पर हकीकत तो यह है कि हाथ कंगन को आसी किया, यानी दुनिया साफ देख रही है कि कैसे एक सुपर पावर ने ईरान के पलटवार के सामने अपने पैर पीछे खींच लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। बारूद के ढेर पर बैठी है और सुपर पावर होने का दम भरने वाला अमेरिका अपनी ही बिछाई बिसात पर उलझ गया है। पश्चिमी एशिया के समंदर में जो आग भड़की है, उसने व्हाइट हाउस की नींद को उड़ाकर रख दिया। बड़े बड़े दावे और दुनिया का चौधरी बनने का शौक रखने वाले ट्रंप साहब ने एक ऐसा फैसला लिया है जो उसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। जिस प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर अमेरिका ने सीना चौड़ा किया था, वो 3 दिन की चांदनी भी नहीं देख पाया। जी हाँ, ये वही अमेरिका है जो कहता था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन आज हालात ये हैं कि उसे अपनी सेना और ऑपरेशन पर ब्रेक लगाना पड़ा। ट्रंप के इस यू टर्न ने साफ कर दिया है कि समंदर में दादागिरी करना इतना आसान नहीं है जितना वॉशिंगटन में बैठकर लगता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने के लिए अमेरिका ने पूरे लाव लश्कर के साथ प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया। दावा था कि अमेरिकी नौसेना के साए में व्यापारिक जहाज बेखौफ होकर निकलेंगे, लेकिन हकीकत ये निकली कि जिस भोकाल के साथ ये मिशन शुरू हुआ, उसकी हवा निकलने में 72 घंटे यानी 72 आवर्स भी नहीं लगे। ट्रंप ने अचानक इस मिशन को अस्थायी रूप से रोककर सबको चौंका दिया। ये वही बात हो गई कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। अमेरिका ने सेना तैनात की, धमकियां दी, लेकिन जैसे ही मैदान में उतरने की बारी आई तो कदम पीछे खींचे। इसे रणनीति कहें या मजबूरी, लेकिन दुनिया की नजरों में ये अमेरिका की साख पर एक बड़ा तमाचा है। तो अब इस पूरे ड्रामे के पीछे ईरान का वो पलटवार है जिसने अमेरिका के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही प्रोजेक्ट फ्रीडम का बिगुल बजा, ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर हमला बोल दिया। यह हमला अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा था। ट्रंप को उम्मीद थी कि उनकी धमकियों से ईरान छुप जाएगा, लेकिन यहां तो पासा ही पलट गया। ईरान ने न सिर्फ अमेरिकी नौसेना की आंखों में आंखें डालकर उनकी धूल झोंकी, बल्कि व्यापारिक जहाजों को भी निशाना बनाया। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत में बड़ी प्रगति हुई, इसलिए ऑपरेशन रोक दिया, लेकिन असलियत तो ये है कि खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत हो गई। जब ईरान ने तेवर दिखाए तो अमेरिका को समझौते की मेज याद आने लगी। ट्रंप साहब अब दलील दे रहे हैं कि पाकिस्तान समेत कई देशों ने उनसे गुजारिश की थी, इसलिए वो बड़े दिलवाले बनकर कदम उठा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ये इतना सीधा मामला है?
अमेरिका ने साफ कह दिया है कि सैन्य ऑपरेशन भले ही रुका हो, लेकिन ईरान की नाकेबंदी जारी रहेगी। यानी वो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली नीति पर चल जाए। उनका कहना है कि ना तो ईरान का कोई जहाज हॉर्मुज पार करेगा और ना ही बाहर से कोई जहाज ईरान पहुंचेगा। तो एक तरफ बातचीत का नाटक और दूसरी तरफ नाकेबंदी का शिकंजा। अमेरिका की ये दोहरी चाल पूरी दुनिया देख रही। दबाव कम करने का दावा है, लेकिन अंदर खाने ये हार मानने की कसम साहट साफ दिख रही। तो प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत में ही अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी थी कि बीच में ना आए वरना अंजाम बुरा होगा, लेकिन ईरान ने धमकियों को ठेंगे पर रखा। अमेरिकी अधिकारियों को अब दबे स्वर में मानना पड़ रहा है कि सीज़फायर बहुत नाजुक दौर में है। बता दें, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन कह रहे हैं कि स्थिति काबू में है, पर ये तो वही बात हुई कि घर में लगी आग और कहने को सब ठीक है। तो हमले इतने बड़े तो नहीं थे कि महायुद्ध छिड़ जाए, लेकिन इतने छोटे भी नहीं थे कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए। ईरान ने अमेरिका की उम्मीदों पर पानी तो फेर दिया है और शायद इसी डर से ट्रंप ने अपनी फजीहत होने से पहले ही ऑपरेशन को ठंडे बस्ते में डालना बेहतर समझा। समंदर में भरोसे की जो बात अमेरिका कर रहा है, उसकी पोल भी खुल गई है। दावा किया गया कि सैकड़ों जहाज कतार में हैं, लेकिन हकीकत में कोई भी शिपिंग कंपनी अपनी गर्दन फंसाने को तैयार नहीं है। पहले दिन 2 अमेरिकी जहाजों ने हिम्मत दिखाई, लेकिन दूसरे दिन सन्नाटा पसर गया। समुद्र में डर का माहौल ऐसा है कि कोई भी आ बैल मुझे मार वाली स्थिति में नहीं आना चाहता। अमेरिका की सुरक्षा की गारंटी पर अब किसी को यकीन नहीं रहा, क्योंकि जब रक्षक ही खुद को बचाने में लगा हो तो व्यापारिक जहाज किसके भरोसे आगे बढ़े। अब जमीन पर दावे बड़े बड़े हैं, मगर लहरों पर अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ती नजर आ रही। इसके अलावा ईरान ने यूएई पर भी हमला कर दिया। जैसा कि हमने आपको बताया, 4 मई के दिन ईरान ने यूएई की रिफाइनरीज पर ताबड़तोड़ हमले किए और उनमें से एक जगह तो ऐसी है जो यूएई के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ समझ लीजिए। अब पहले ये समझिए कि ईरान ने यूएई की कौन सी जगह पर हमले किए और क्या नुकसान इससे यूएई और अमेरिका को हो रहा है। बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते और विवेक से जानते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। देखिए, ये है वो फुजायरा टर्मिनल जो गल्फ ऑफ ओमान में आता है और बगैर होर्मुज के, आपको याद होगा ओपेक से निकलने की बात यूएई ने कही थी, और ओपेक ही खाड़ी देशों के ऑयल को कंट्रोल करता है। और खाड़ी देशों के ऑयल से क्या मजबूत होता है? पेट्रो डॉलर मजबूत होता है। तो यूएई का यह फैसला कि वो ओपेक में नहीं रहेगा, इससे किसको नुकसान होगा? यूएस को नुकसान होगा, ओपेक को नुकसान होगा और पेट्रो डॉलर को नुकसान होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर एक बहुत बड़ा अटैक हो जाता है फुजैरा पर। यह फुजैरा पोर्ट की तस्वीर है। आसमान से आए ड्रोन और मिसाइलों ने पूरे ऑयल हब को आग के समंदर में बदल दिया। इसमें 3 नागरिक घायल हुए हैं, कुछ भारतीय भी घायल हुए हैं, जिसमें भारत ने बहुत कड़ा रिस्पॉन्स दिया। भारत ने कहा कि यह सब चीजें अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो हमला किसने किया? यूएई के ऊपर हमले से फायदा किसका होगा? मैं आपको बताऊंगा ईरान के खिलाफ साजिश की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। तो बहुत शुक्रिया विवेक आपका इतने विस्तार से समझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये तनातनी चल ही रही थी कि मंगलवार को एक और खबर ने दहशत फैला दी। हॉर्मुज में कार्गो जहाज को अज्ञात गोले से निशाना बनाया गया। अब इससे ये साफ हो गया कि वहां अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब है। किसी को नहीं पता कि अगला हमला कहां से होगा। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका वहां अपनी मौजूदगी का ढोल पीट रहा था। स्थिति इतनी अस्थिर है कि माचिस की एक तिल्ली में पूरे क्षेत्र को सुलगा सकती। अमेरिका का मिशन फिलहाल फेल होता दिख रहा है और उसकी दादागिरी अब समंदर की लहरों में कहीं खोती जा रही है। अब सिर्फ पश्चिमी एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे कोने में भी खेल जारी। रूस ने 2 दिन के लिए सीज़फायर का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये शांति की पहल नहीं बल्कि एक बड़ी चेतावनी। पुतिन ने साफ कह दिया है कि 8 और 9 मई को विजय दिवस यानी विक्ट्री डे के मौके पर जंग धीमी रही, लेकिन अगर यूक्रेन ने जरा भी हिमाकत की तो कीव का हश्र बुरा होगा। रूस ने इसे मानवीय कदम बताया है, पर इसके पीछे छिपी धमकियां साफ सुनाई दे रही।
रूस 81वीं वर्षगांठ मना रहा है और वो नहीं चाहता है कि उसके जश्न में कोई खलल पड़े। रूस की ये चेतावनी किसी अल्टीमेटम से कम नहीं है। उन्होंने कीव के आम नागरिकों और विदेशी राजनयिकों को साफ कह दिया है कि शहर छोड़ दो, क्योंकि अगर यूक्रेन ने हमला किया तो रूस का पलटवार प्रलय जैसा होगा। पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए ये ब्रेक लिया है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा है। इस साल रूस में कोई परेड या सैन्य वाहन नहीं दिखेंगे, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन हमलों का खौफ वहां भी है। यानी जो रूस दुनिया को अपनी ताकत दिखाता था, वो आज अपने सबसे बड़े त्योहार पर सहमा हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। वहीं यूक्रेन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने उन्हें सीधे कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि यूक्रेन ने भी 2 दिन के युद्ध विराम की बात मान ली है, लेकिन वो रूस की नीयत पर शक कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि अगर अमेरिका और रूस आपस में बात कर रहे हैं तो हमें भी पता होना चाहिए। अब ये दिखाता है कि यूक्रेन को अब अपने ही आकाओं पर भरोसा नहीं है। उसे डर है कि कहीं पर्दे के पीछे से उसे फंसा न लिया जाए। ये युद्ध अब सिर्फ 2 देशों का नहीं रह गया है, बल्कि 7 की लड़ाई बन चुका है। रूस ने मानवीय कारणों का हवाला देकर सीजफायर किया है, पर यूक्रेन इसे एक चाल मान रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर ड्रोन हमले किए, जिससे पुतिन तिलमिलाए हुए हैं। ये 2 दिन का विराम दरअसल रूस के लिए अपनी साज़ें दुरुस्त करने का मौका भी हो सकता है। अब यूक्रेन चाहता है कि सीजफायर लंबा हो ताकि युद्ध खत्म होने की कोई सूरत न दिखे, लेकिन रूस फिलहाल अपने जश्न और अपनी शर्तों पर अड़ा है। तो समंदर से लेकर सरहद तक हर तरफ बारूद की गंध है और शांति बस एक शब्द बनकर रह गई है। अमेरिका की बात करें तो उसका दोहरा चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। एक तरफ वो शांति का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ नाकेबंदी करके गला घोटने की तैयारी में। ईरान के साथ बातचीत की आड़ में वो अपनी नाकामी छुपा रहा है। जिस प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए वो अपनी ताकत का सिक्का जमाना चाहता था, वो अब उसके लिए गले की फांस बन गया। ट्रंप की ये बड़ी प्रगति असल में एक बड़ी हार की लीपापोती। अमेरिका को समझ लेना चाहिए कि दुनिया अब उसकी उंगलियों पर नाचने वाली नहीं। आगे बढ़ने से पहले अब जरा समझ लीजिए कि आखिर ईरान क्या कर रहा है और खाड़ी में ईरान करना क्या चाहता है। यूएई को लेकर ईरान क्या कर रहा है और बाकी खाड़ी देशों को लेकर ईरान के दिमाग में क्या चल रहा है। बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जानते हैं कि आखिर खाड़ी में ये मामला क्या है। देखिए, ग्लोबल ऑयल सप्लाई का रूट है। फुजारा से अरबों डॉलर का ऊर्जा कारोबार होता है। सबसे बड़ी बात, यूएई के लिए होर्मुज स्ट्रेट का बहुत बड़ा विकल्प है फुजारा। जब जब होर्मुज चोक होता है, यूएई फुजारा को इस्तेमाल करता है और यूएई के लिए ये बैकअप ऑयल रूट है जिसे पूरी दुनिया में ऑयल पहुंचाया जाता है। लेकिन ओपेक से निकलने के बाद चंद घंटों के बाद यह हमला क्यों हुआ? एक थ्योरी तो यह कहती है कि ओपेक से निकलने की वजह से अमेरिका के पेट्रो डॉलर को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और अमेरिका के पेट्रो डॉलर को नुकसान होगा तो डॉलर की बादशाहत को चुनौती होगी और डॉलर को बादशाहत को अगर चुनौती होगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी? जाहिर सी बात है अमेरिका को होगी। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो आज के हालात बताते हैं कि महाशक्तियां सिर्फ कागजों पर शेर बनी हुई हैं। समंदर में अमेरिका का मिशन धराशाही हो गया है और रूस अपने ही घर में परेड निकालने से डर रहा है। यूक्रेन को अमेरिका पर शक है और ईरान ने अमेरिका की नाक के नीचे हमले करके बता दिया है कि अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला दौर खत्म हो चुका है। तो ट्रंप का ये फैसला कि मिशन रोक दो, ये साबित करता है कि सुपर पावर अब सिर्फ नाम का रह गया है। काम के मामले में तो वो हाथ कंगन को आरसी क्या वाली स्थिति में। तो कुल मिलाकर पश्चिमी एशिया से लेकर यूक्रेन तक डिप्लोमेसी और धमकियों का एक ऐसा कॉकटेल तैयार हुआ है जिसने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया। अमेरिका की रणनीति की पहले आग लगाओ और फिर बुझाने का नाटक करो अब पुरानी पड़ चुकी है। ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी है और रूस ने अपनी चेतावनी दे दी। अब देखना यह होगा कि क्या यह स्थायी शांति किसी बड़े तूफान का संकेत है या फिर वाकई दुनिया के रहनुमाओं को अकल आ गई। फिलहाल तो अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम धूल फाक रहा है और दुनिया तमाशाबीन बने देख रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका की ये तथाकथित प्रगति और कुछ नहीं बल्कि अपनी फजीहत को छुपाने का एक जरिया है।
ट्रंप का ये दावा कि उन्होंने पाकिस्तान और अन्य देशों के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका है, महज सिर्फ एक ढोंग। हकीकत तो यह है कि ईरान की नाकेबंदी जारी रखकर अमेरिका अभी भी तनाव की आग को सुलगाए रखना चाहता है। ये सुपर पावर की वही पुरानी फितरत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने इस समंदर को बारूद के ढेर में बदलने की पूरी तैयारी। तो ट्रंप का ये यूटर्न साबित करता है कि अब वॉशिंगटन की धमकियों का असर उतना ही रह गया है जितना अमेरिका के बड़े बड़े बयान, जो खोखले, जिसे अब ईरान जैसे देश पढ़ने को तैयार हैं। तो रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर भी हालात आसमान से टपके और खजूर में अटके जैसे बने हुए हैं। पुतिन का 2 दिन का सीजफायर और उसके पीछे छिपी मिसाइल हमले की धमकी साफ बता रही है ये शांति की कोई कोशिश नहीं, बल्कि अब एक बड़े युद्ध की तैयारी। एक तरफ मानवीय आधार का हवाला दिया जा रहा है और दूसरी तरफ कीव को राख में मिलाने की चेतावनी दी जा रही है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का डर भी जायज है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब महाशक्तियां आपस में बात करती है तो छोटे देशों की बलि चढ़ना तय होता है। ये पूरी विसात कुछ और नहीं बल्कि बंदर बाट का एक नया खेल है, जहां मासूम जिंदगियों की कीमत पर वर्चस्व की जंग लड़ी जा रही है। अंत में चाहे वो हॉर्मुज का समंदर हो या यूक्रेन के मैदान, सुपर पावर्स की दादागिरी अब काट की हड्डी की तरह हो गई है, जो बार बार नहीं जोड़ेगी। अमेरिका का मिशन फेल होना और रूस का डर के साए में विजय दिवस मनाना, ये दोनों इस बात का सबूत है कि दुनिया अब किसी एक की मुट्ठी में नहीं है। ट्रंप की रणनीति कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उन्हीं पर भारी पड़ती दिख रही है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया इन खोखले दावों और खतरनाक चालों को समझ पाएगी, या फिर महाशक्तियों की इस तू-तू मैं-मैं में मानवता ही हारती रही। फिलहाल तो समंदर की लहरों से लेकर सरहद की मिट्टी तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ अनिश्चितता का राज है और अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम महज एक कागजी शेर बनकर रह गया है। आने वाला समय तय करेगा कि अमेरिका इस जंग को रोकेगा या नहीं, और सबसे बड़ी बात, क्या ईरान झुकेगा या नहीं। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।